हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं कुमार सुमन आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं इनॉक्स एकेडमी के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग क्लास 6 लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं भाई। चैप्टर 9 रहने वाला है आपका। आज मैं पहले से कुछ लिखा नहीं हूं, तो लेक्चर 2 बात करने वाले हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे भाई कि थोड़ा सा 1 मिनट का समय दो मुझे, मैं इसे लिख देता हूँ पहले। चैप्टर 9 यहाँ तक तुमको भाई दिख रहा है। हाँ, चैप्टर 9 है हमारा सजीवों के परिवेश, सजीवों के परिवेश, आवास व अनुकूलन। आवास को ही वासस्थान बोलते हैं, वो अनुकूलन। तो भैया ये क्या है, ये हमारा चैप्टर है भाई, और इसी को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक हम लोगों ने परिवेश के बारे में पढ़ लिया कि कोई भी अगर सजीव जिस भी वातावरण में अपने जीवन को क्या करता है, जीता है, यानी कि अपना जीवन यापन करता है, उसी को भैया परिवेश कहते हैं। और आवास क्या है कि भाई जिस परिवेश में वो रहता है, जिस परिवेश में क्या करता है वो रहता है, वो क्या कहलाता है, वो उसका वास स्थान कहलाता है। प्राकृतिक रूप से जिस परिवेश में कोई भी सजीव रहता है वह उसका क्या कहलाता है, वह उसका भैया वास स्थान कहलाता है। तो वह उसका वास स्थान कहलाता है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि भाई वास स्थान के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं और अनुकूलन क्या है। कुछ कुछ बातें अनुकूलन के बारे में आज जानेंगे, बस थोड़ा सा इंट्रो लेंगे अनुकूलन का, और उसके बाद फिर क्या करेंगे, आवास के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले भाई कि आवास क्या होता है, तो मैंने बता दिया कि कोई भी सजीव प्राकृतिक रूप से जिस परिवेश में रहता है वही उसका आवास होता है। ये सभी बातें मैंने तुम्हें पिछले लेक्चर में बता दिया है। तो अब हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि जैविक जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो क्या है, यानी कि जैविक घटक क्या है। तो सभी सजीव जो कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं, किसी वास स्थान के सभी सजीव जो कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं भाई, वो कहलाते हैं जैव घटक, यानी कि जैव घटक, बायोटिक कंपोनेंट जिसे इंग्लिश में कहते हैं। और उसी वास स्थान में रहने वाले सभी निर्जीव जो है वो क्या कहलाते हैं, वो अजैव घटक कहलाते हैं, यानी कि एबायोटिक कंपोनेंट्स कहलाते हैं। तो यहाँ तक अगर क्लियर है, पिछले लेक्चर का रिवीजन करके अच्छे तरीके से रखा है तुमने, तो कोई समस्या नहीं है। और मैंने ऐसा भी बताया था कि जैव घटक का महत्व कब होता है भाई, कि जब उसमें अजैव घटक भी उपस्थित हो, किसी वास स्थान में अजैव घटक भी सम्मिलित रूप से उपस्थित हो तब। तो हमें आज कैसे पता चला कि सजीव निर्जीव, सजीव में कौन सी खासियत है, कौन कौन से खासियत सजीवों में पाए जाते हैं और कौन कौन से निर्जीवों में नहीं पाए जाते। ऐसा क्यों पता चला, ऐसा इसलिए पता चला भाई क्योंकि यहाँ पे दोनों उपस्थित है, सजीव भी उपस्थित है इसी धरती पे और इसी धरती पे निर्जीव वस्तुएं भी उपस्थित है। अगर ऐसा होता कि सिर्फ सजीव ही उपस्थित रहता और निर्जीव नहीं रहता, तो शायद हमारे पास ये कॉन्सेप्ट ना आया होता, क्योंकि हम निर्जीव का नामो निशान नहीं जान पाते कि भाई ये निर्जीव है। सिर्फ और सिर्फ सजीव ही हमें देखने को मिलते अपने चारों तरफ, तो पता ही नहीं चलता और बहुत सारी कमी इस धरती पे हमें देखने को मिल जाती। तो खैर वो सभी अलग बातें हैं भाई। यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं कि वास स्थान के विभिन्न प्रकार। वास स्थान के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं, तो हेडिंग आपका यही रहने वाला है कि वास स्थान के विभिन्न प्रकार। वास स्थान के विभिन्न प्रकार, तो ये प्रकार अब कौन कौन से हैं, विभिन्न प्रकार। वास स्थान यहाँ तक आपको क्लियर होगा, तो क्लियर है। तो हम लोग आज पहले वासस्थान के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है कि स्थलीय वासस्थान या आवास। पहला जो है इसे कहा जाता है भैया स्थलीय वासस्थान, या इसे स्थलीय आवास भी कहा जाता है मेरे दोस्त, स्थलीय आवास भी कहा जाता है। तो भाई अब स्थलीय वासस्थान या स्थलीय आवास किसे कहते हैं। स्थलीय मतलब स्थल, यानी कि जमीन पर पाए जाने वाले जीवों का जो वास स्थान होता है उसे ही भैया क्या कहते हैं, उसे मेरे भाई क्या कहते हैं, उसे स्थलीय आवास कहते हैं या फिर स्थलीय वासस्थान कहते हैं। यानी कि स्थल या जमीन पर पाए जाने वाले जो जीव स्थल पे रहते हैं या फिर जो जीव जमीन पे रहते हैं, जमीन और स्थल दोनों एक ही चीज़ है। यानी कि जिस पे हम लोग रहते हैं भाई, हम लोग जमीन पे रहते हैं, तो स्थल पर पाए जाने वाले जो जीव होते हैं उनका जो वास स्थान होता है, उनका जो आवास होता है, उसी को स्थलीय वास स्थान या फिर स्थलीय आवास
कहते हैं। तो यहाँ तक हम लोग इस चीज़ को नोट करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। यानी कि पहला पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे कि स्थल या जमीन, स्थल या जमीन पर पाए जाने वाले जीवों, स्थल या जमीन पर पाए जाने वाले जीवों का वासस्थान क्या कहलाता है? वासस्थान क्या कहलाता है मेरे भाई? वासस्थान कहलाता है स्थलीय वासस्थान या फिर इसी को स्थलीय आवास भी कहते हैं। का वासस्थान स्थलीय वासस्थान या फिर स्थलीय आवास कहलाता है। तो इस जमीन पर जितने भी जीव पाए जाते हैं उसका जो वासस्थान है, जिस पे वो रहते हैं, जहाँ वो रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे स्थलीय वासस्थान कहते हैं। उसे मेरे दोस्त क्या कहते हैं? स्थलीय वासस्थान कहते हैं। तो यहाँ तक आप लोग मेरे साथ साथ नोट कीजिए, यहाँ तक फटाफट आप लोग नोट कीजिए। अब जो इसके निवासी होते हैं, जो इसके क्या होते हैं? जो इसके निवासी होते हैं, यानी कि वैसे जीव जो स्थल पे रहते हैं उसे क्या कहते हैं मेरे भाई? जो इसके निवासी होते हैं, यानी कि स्थलीय वासस्थान के जो निवासी होते हैं या फिर स्थलीय आवास के जो निवासी होते हैं, इसके निवासी क्या कहलाते हैं भैया? इसके निवासी जो कहलाते हैं मेरे भाई, इसके जो निवासी कहलाते हैं, तो इसके निवासी क्या कहलाते हैं? देखो यहाँ पे इसके निवासी जो हैं, इसके निवासी स्थलीय कहलाते हैं। स्थलीय जीव होता है ना मेरे भाई, स्थलीय कहलाते हैं। स्थलीय कहलाते हैं। तो इसके निवासी क्या कहलाते हैं? स्थलीय कहलाते हैं। तो ये पॉइंट आपके लिए जरूरी है, आप इसे आराम से याद रखिएगा, कोई बड़ा पॉइंट भी है नहीं कि इसके जो जीव कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्थलीय कहलाते हैं। और स्थलीय को ही भैया इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्थलीय को ही इंग्लिश में कहते हैं टेरेस्ट्रियल, TERRE टेरेस्ट्रियल, TERRESTRIAL। इसी को मेरी जान टेरेस्ट्रियल भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल कहते हैं। तो ये पहला वासस्थान था जिसका कि हम लोगों ने थोड़ा सा इंट्रो लिया। अब इसी में भैया कुछ मुख्य प्रकार भी इसके आते हैं। तो इसके कुछ मुख्य प्रकार हैं। इसके क्या है? इसके कुछ मुख्य प्रकार हैं। इसके कुछ मुख्य प्रकार हैं। और वो मुख्य प्रकार क्या क्या हैं? तो इसी का भाई कुछ मुख्य प्रकार है जिसे कि हम लोगों को आज पढ़ना है। मुख्य प्रकार क्या क्या है? मुख्य प्रकार इसका क्या क्या है? तो मुख्य प्रकार इसका जो है, पहला जो है वन या वन क्षेत्र है। पहला जो है वो क्या है? वो वन या फिर वन क्षेत्र है। पहला जो है वो है वन या वन क्षेत्र। तो मेरे भाई तुम लोगों को पता होगा कि वन किसे कहते हैं और वन क्षेत्र किसे कहते हैं। वन किसे कहते हैं और वन क्षेत्र किसे कहते हैं। और अगर नहीं भी पता है तो टेंशन नहीं लेना है, तुम्हारा भाई खड़ा है, समझा देगा सारी चीज़ों को आसानी से। क्या करेगा? सारी चीज़ों को आसानी से समझा देगा। और अगर आज तुम्हें लग रहा है कि भाई थोड़ा सा मतलब ज़्यादा सीरियस हो रखा है, तो सीरियस नहीं है, थोड़ा सा मतलब धीरे बोल रहा है, तो भाई थोड़ा सा मैनेज करना यार, क्योंकि बोलने के बाद ना ये गले में दर्द होने लगता है ज़्यादा बोलने के बाद। तो इसलिए मैं थोड़ा सा नॉर्मल ले रहा हूँ, क्योंकि क्लासेस आपकी भी चलती है और 9th वालों की भी चलती है। तो 9th में भाई मतलब उस लेवल का क्लास चलता है कि थोड़ा सा उसमें ज़्यादा ना लोड हो जाता है गले पे, वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा जोर से बोलना पड़ जाता है इसलिए। तो पहला जो है वो वन है या फिर वन क्षेत्र है। आपको आवाज़ कम लगे भाई, ईयरफोन लगा के देख लो, जैसे भी देखना है भाई देख लो, एकांत में जाके कहीं देख लो, ईयरफोन नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आवाज़ हालांकि मेरे तरफ से वहाँ पे दिख रहा है, मीटर लगा रहता है आवाज़ का, तो सामने से दिख रहा है कि आवाज़ तुम्हें हाफ मैक्सिमम मिल रहा है। तो हाफ से ज़्यादा मिल रहा है तो मुझे पता चल जाता है कि ऑडियो लेवल जो है वो तुम्हारे पास सही पहुँच रहा है। तो भाई वन या फिर वन क्षेत्र है। तो यहाँ तक आपको क्लियर है। और दूसरा जो है भैया वो क्या है? वो तृणभूमि है या फिर घास स्थल है। तृणभूमि है या फिर घास स्थल है। अब ये भैया तृणभूमि क्या है, हमें तो आज तक समझ में नहीं आया, या कुछ बच्चों को समझ में भी आ चुका होगा कि तृणभूमि क्या है। तृणभूमि को ही भैया घास स्थल बोलते हैं, घास स्थल बोलते हैं।
तृणभूमि को ही क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, घास स्थल बोलते हैं। तृणभूमि को क्या बोलते हैं, घास स्थल बोलते हैं। तीसरा जो है मरुस्थल है या फिर मरुभूमि है, मरुस्थल है, मरुस्थल है या फिर मरुभूमि है, मरुस्थल है या फिर मरुभूमि है। तो भैया मरुस्थल है, मरुस्थल है या फिर मरुभूमि है, मरुभूमि है। तो मरुस्थल है या फिर मरुभूमि है। और चौथा जो है भाई वो है पर्वतीय क्षेत्र तथा पर्वतीय क्षेत्र। इसी में लिख लो भैया, तथा पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र। तो इन्हीं चार के बारे में हमें पढ़ना है। मैं नहीं भी चाहूँ तो इसे नहीं भी पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, लेकिन मुझे लगता है भाई कि थोड़ा सा लेट से सिलेबस खत्म हो लेकिन सही हो। तो यहाँ तक आप नोट करो। उसके बाद फिर हम लोग अभी पढ़ेंगे वन या फिर वन क्षेत्र के बारे में, वन के बारे में और वन क्षेत्र के बारे में। तब तक मैं थोड़ा भाई पानी पी लेता हूँ। तो यहाँ तक हो गया है। तो हेडिंग में हम लोग डालेंगे कि भैया वन क्षेत्र क्या है, वन या फिर वन क्षेत्र क्या है, जो कि इसी का भैया क्या है, पार्ट है। स्थलीय वासस्थान पे ही वन क्षेत्र के बारे में हम पढ़ते हैं, क्योंकि स्थलीय वासस्थान में ही वन क्षेत्र आता है हमारा। तो वन क्षेत्र क्या है, यानी कि इस विशाल भूभाग जो है हमारा, जो हमारी जो पृथ्वी है, इसमें क्या है कि धरती भी है और बड़े बड़े क्या है, सागर भी हैं। तो हमारा जो धरती है भैया वो भी क्या है, बहुत बड़ा है। तो इसका जो विशाल भूभाग जो है, यानी कि इसी को बोलते हैं हम लोग विशाल भूभाग, इसमें पूरी धरती आ जाती है। का वह क्षेत्र जहाँ पे बड़े बड़े क्या पाए जाते हैं भाई, जहाँ पे बड़े बड़े और विशाल क्या पाए जाते हैं, विशाल पेड़ पौधे पाए जाते हैं, उसी को भैया क्या बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, वन क्षेत्र वन क्षेत्र बोलते हैं। यानी कि भूमि का वह विशाल क्षेत्र जहाँ पे तृणमूल का मतलब होता है मेरे दोस्त घास, खरपतवार, जो पत्ते सूख उग के जमीन पे बिखरे होते हैं उसी को खरपतवार बोलते हैं। तो जहाँ पे बड़े बड़े पेड़ पौधे, घास, खरपतवार और झाड़ियाँ वगैरह पाई जाती है, छोटे बड़े पौधे पाए जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं भाई, उन्हें वन बोलते हैं। और वैसे जीव जो भैया वन में पाए जाते हैं, जो वन में पाए जाते हैं, वह जीव जो वन में रहते हैं भाई, उसे वन्य जीव कहा जाता है, उसे वन्य जीव जंतु कहा जाता है। वन में रहने वाले जीव को वन्य जीव कहा जाता है। और जो वन में जो जीव पाए जाते हैं उनकी अनेक प्रजातियां होती हैं, विभिन्न विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के वहाँ पे जीव पाए जाते हैं, छोटे बड़े पौधे यदि जंतु पाए जाते हैं। और वह जो है बड़े विभिन्न प्रकार के जंतुओं का क्या है, वह जो है कि एक वास स्थान है। वास स्थान है मतलब प्राकृतिक आवास है। जैसे कि शेर भैया कहाँ पे रहेगा, शेर जंगल में रहता है भाई। हाथी कहाँ में रहता है, हाथी तो ऐसा नहीं है हमारे घर में हमारे साथ रहता है, हाथी जंगल में रहता है। तो ये क्या है, ये प्राकृतिक है, किसी मानव ने उसे बना के नहीं दिया, उसे प्रकृति ने बना के दिया है। वो चीज़ जंगल जो है वो प्रकृति ने बना के दिया भाई। तो वो जो आवास है जिसमें वन्य जीव रहते हैं उसको क्या कहते हैं, उसे प्राकृतिक आवास कहते हैं। तो यहाँ तक अगर हो गया है भाई, तो यहाँ तक अगर हो गया तुम्हारा, तो मैं इसे मिटा देता हूँ और टॉपिक अगला लगा लेते हैं हम लोग भाई। तो वास स्थान के विभिन्न प्रकार हो गया भैया। अब जो है इसी में क्या करेंगे हम लोग, इसी में लगा लेंगे भाई, इसी में क्या करेंगे, इसी में लगा लेंगे ये डाल के कि वन या वन क्षेत्र, वन या वन क्षेत्र, वन या वन क्षेत्र। तो अब मेरे दोस्त, तो अब मेरे भाई कि वन किसे कहते हैं, वन किसे कहते हैं, वन किसे कहते हैं। तो वन जो है कहते हैं
कि भूमि का वह विशाल भाग, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि भैया भूमि का भूमि का वह विशाल भाग जहाँ तृणमूल भूमि का वह विशाल भाग जिसमें तृणमूल का मतलब होता है मेरे भाई क्या हो जाता है, घास हो जाता है, आपका खरपतवार हो जाता है, उसी को बोलते हैं मेरे भाई कि तृणमूल। तो भूमि का वह विशाल भाग जिसमें घास, तृणमूल, खरपतवार, छोटे बड़े पेड़ पौधे, झाड़ियाँ, छोटे बड़े पेड़ पौधे, तो भैया झाड़ियाँ भी तो लिखना जरूरी है हमारे लिए। झाड़ियाँ, छोटे बड़े पेड़ पौधे, तो भूमि का वह विशाल भाग जिसमें तृणमूल, झाड़ियाँ, छोटे बड़े पेड़ पौधे होते हैं, छोटे बड़े पेड़ पौधे होते हैं, उसे भैया क्या कहा जाता है, उसे ही क्या कहा जाता है, उसे ही मेरे भाई वन कहा जाता है। उसे ही मेरे भाई क्या कहा जाता है, वन कहा जाता है। उसे ही क्या कहा जाता है, वन कहा जाता है। उसे ही क्या कहा जाता है, वन कहा जाता है। उसे ही क्या कहा जाता है, वन कहा जाता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। और भैया वन में जो जीव रहते हैं मेरे भाई, जो वन में रहने वाले जीव हैं, उसे क्या कहा जाता है, उसे वन्य जीव कहा जाता है। तो वन के समस्त सजीव जो कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं, वन के समस्त जीव क्या कहलाते हैं भैया, वन्य जीव कहलाते हैं। वन्य जीव कहलाते हैं। तो भैया वन में जो रहते हैं जीव उसे क्या कहते हैं, उसे वन्य जीव कहते हैं। तो वन के समस्त जीव वन्य जीव कहलाते हैं। और भैया यहाँ पे क्या है, यहाँ पे विभिन्न प्रजातियाँ होती हैं। किसकी प्रजातियाँ होती हैं मेरे दोस्त, तो पौधों की भी होती है और जानवरों के भी होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के पौधे भी होते हैं और विभिन्न प्रजातियों के क्या होते हैं, जंतु भी होते हैं। तो यहाँ पे विभिन्न प्रजातियाँ होता है। और क्या होता है, छोटे बड़े जंतु होते हैं। तो छोटे बड़े जो जंतु होते हैं, छोटे बड़े जंतु जो होते हैं, उसी का क्या होता है, प्राकृतिक आवास होता है वन। तो जंतुओं का प्राकृतिक आवास, तो इसी को मेरे भाई क्या बोलते हैं, प्राकृतिक आवास। इसी को वन बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं मेरे भाई, वन बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, वन बोलते हैं। तो यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर है। तो वन में हमें बस इतना ही पढ़ना था। वन में क्या करना था, इतना ही पढ़ना था। उसके बाद अभी हम लोग जो पढ़ेंगे मेरे भाई, वो होने वाला है हमारा तृणमूल या फिर घास स्थल। तो तृणमूल या फिर घास स्थल जो है वो कहाँ पाया जाता है और यहाँ पे क्या क्या होते हैं, तो इनके बारे में हम लोग थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ तक आपका हो गया है, तो नोट करें। यहाँ तक आपका हो गया भाई, तो नोट करो, जल्दी जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो भाई। तो हो गया है भैया, तो इसे मिटा देते हैं। अब हम लोग इसे मिटा देते हैं।
तो दूसरा जो है हमारा वो क्या है, दूसरा जो है वो है तृणभूमि या घास स्थल। दूसरा क्या है, तृणभूमि, तृणभूमि या घास स्थल। तृणभूमि या फिर घास स्थल, अब ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो भाई तृणभूमि या घास स्थल, यह जो क्षेत्र होता है तृणभूमि का या फिर घास स्थल का, तृणभूमि मतलब घास भी होता है, छोटे छोटे खरपतवार भी होते हैं, जो यानी कि आप देखते होंगे कि जहाँ जो नदी पे आप नदी जैसे जाते हैं तो देखते हैं कि नदी के साइड में जो होता है, नदी जहाँ पे बहती है मेरे भाई, तो उसके बगल में क्या होता है कि घास आपको देखने को मिलता है। तो बस वही है, वही उसी को क्या बोलते हैं, तृणभूमि या फिर घास स्थल बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देखते होंगे कि तृणभूमि या घास स्थल क्या होता है, जनरली वो नदी के समीप होता है या फिर घने वन जो होते हैं उनके समीप होता है। घने वन के समीप भी क्या हो सकता है, घने वन के समीप भी, नज़दीक भी, घने वन के सटे भी, समीप मतलब नज़दीक या फिर सटे हुए बोल सकते हैं। तो घने वन के सटे हुए भी आपको क्या होता है, तृणभूमि देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कि यह क्षेत्र, यहाँ पे लिखेंगे कि यह क्षेत्र, यह क्षेत्र यह क्षेत्र जो होता है नदी तथा नदी या अन्य जल स्रोतों के समीप, अन्य जल स्रोतों, अन्य जल स्रोतों के समीप, अन्य जल स्रोत, यह क्षेत्र नदी या अन्य जल स्रोतों के समीप होता है। यह जो होता है वो क्या होता है, यह क्षेत्र जो होता है वह नदी या अन्य जल स्रोतों के समीप होता है तथा 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 घने वन के समीप, घने वन के समीप, समीप भी हो सकता है, हो सकता है। तो ये क्या हो सकता है, घने वन के समीप भी क्या कर सकता है, हो सकता है, घने वन के समीप भी हो सकता है, घने वन के समीप भी हो सकता है। और यहाँ पे जो आपको देखने को मिल जाता है भैया यहाँ जो ये जो होते हैं तृणभूमि या फिर घास स्थल, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है भाई, तो जैसा कि नाम है घास स्थल, तो आपको सिर्फ घास देखने को मिलेगा, क्या करे होगा कि घास देखने को मिलेगा, शाकीय पौधे देखने को मिलेंगे, यानी कि छोटे छोटे हर्ब्स इसे बोलते हैं इंग्लिश में, छोटे छोटे झाड़ियाँ मतलब होता है ना भाई, झाड़ियाँ टाइप, उस टाइप को आपको देखने को मिलेगा। और शाकीय पौधे यानी कि शाक टाइप के जो पौधे होते हैं, छोटे छोटे पौधे जो होते हैं उसे बोलते हैं झाड़ियाँ। झाड़ियाँ यहाँ पे आपको क्या होता है, दिखने को मिलते हैं, झाड़ियाँ देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे क्या है, आपको घने घने या फिर बड़े बड़े आपको पौधे देखने को नहीं मिलते। अगर ऐसा देखने को मिल जाता तो भाई इसका नाम ये फिर घास स्थल नहीं होके फिर वन ही हो जाता, तो फिर कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये घास स्थल का आता ही नहीं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ घास शाकीय पौधे, यहाँ घास शाकीय पौधे यहाँ घास शाकीय पौधे व झाड़ियाँ। तो यहाँ पे घास शाकीय पौधे वो क्या होते हैं भाई, झाड़ियाँ होते हैं, झाड़ियाँ होते हैं, झाड़ियाँ होते हैं। यहाँ पे आपको बड़े पौधे और क्या क्या बड़े पौधे होते हैं यहाँ घने वो बड़े बड़े वृक्ष क्या होते हैं मेरे दोस्त, वृक्ष नहीं होते हैं, वृक्ष नहीं होते हैं। तो यहाँ पे घने और बड़े बड़े भैया क्या होते हैं, वृक्ष नहीं होते हैं।
और जब यहाँ पे क्या होगा भाई, छोटा छोटा ही चीज़ रहेगा, तो यहाँ के जो जंतु होंगे वो छोटे छोटे होंगे, यानी कि यहाँ पे छोटे छोटे जंतु भी पाए जाते हैं। तो इस क्षेत्र में जो होता है छोटे छोटे जंतु होते हैं। इस क्षेत्र में छोटे, तो इस क्षेत्र में छोटे 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 क्या होते हैं भैया, जंतु होते हैं। और भाई वो जंतु कौन कौन से हो सकता है, कौन कौन सा, बहुत एग्जाम्पल है, लेकिन कुछ कुछ एग्जाम्पल को हम लोग लिखेंगे। तो भाई छोटा छोटा जंतु जो हो सकता है वो कौन हो सकता है भैया, हिरन हो गया आपका, अगर जंगल के किनारे है हिरन हो गया। अब कुछ लोग हरिन इसे बोलते हैं, तो हरिन नहीं होता मेरे दोस्त, हिरन होता है। क्या होता है, हिरन होता है, हिरन होता है। जंगली खरगोश हो जाता है आपका, जंगली खरगोश हो गया, जंगली खरगोश हो गया। और भाई सर्प तो देखने को मिलता ही है, सर्प। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मेरे दोस्त देखने को क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को तुम्हें मिल जाएगा। तो यहाँ तक मेरे भाई नोट करो, यहाँ तक क्या करो, नोट करो, यहाँ तक भाई नोट करो, यहाँ तक फटाफट से नोट करो। नोट करो भाई, थोड़ा सा समय दो मुझे। मैं क्या करता हूँ, एक बार इंक डाल देता हूँ थोड़ा। तो यहाँ तक हो गया है। तीसरा जो हमारे पास आ जाता है वो क्या आ जाता है मेरे भाई, तीसरा जो हमारे पास आ जाता है वो आ जाता है मरुभूमि या फिर मरुस्थल, मरुभूमि या फिर मरुस्थल। अब ये क्या है, मरुभूमि या फिर मरुस्थल क्या है, तो यहाँ तक तुम्हारा हो गया है। तो इसे मैं एक बार क्या करता हूँ, पहले मिटा देता हूँ, इसे एक बार क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ। और तीसरा हेडिंग हम लोग लगा लेते हैं। तीसरा जो है मेरे पास वो है मरुभूमि, या इसी को भैया मरुस्थल भी कहते हैं, मरुस्थल। अब ये मरुभूमि या मरुस्थल क्या है, मरुभूमि या फिर मरुस्थल क्या है, तो वह क्षेत्र, ये भी बहुत बड़ा बड़ा क्षेत्र होता है भाई। जैसे कि आपने नाम सुना होगा, सहारा डेजर्ट, थार डेजर्ट, बहुत बड़ा बड़ा क्षेत्र है ये सभी। तो वह क्षेत्र, वह विशाल क्षेत्र जहाँ जल की अत्यंत कमी हो जाती है भैया, इसके उसे मरुस्थल क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे भाई पानी है ही नहीं, पानी है ही नहीं। तो जब पानी ही नहीं है तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया, मरुस्थल हो गया। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वह क्षेत्र जहाँ जल की अत्यंत कमी हो, इसे क्या बोलेंगे, वह क्षेत्र जहाँ जल की अत्यंत कमी हो, वह क्षेत्र जहाँ जल की अत्यंत कमी हो, उसी को भैया क्या बोलते हैं, उसी को बोल देते हैं कि यह भैया मरुभूमि है या फिर मरुक्षेत्र या फिर मरुस्थल है। और भाई जब पानी नहीं होगा तो यहाँ पे क्या होगी,
यहाँ पे क्या होगा कि गर्मी अत्यधिक होगी, गर्मी जो होगी वो अत्यधिक होगी, गर्मी जो होगा यहाँ पे भाई वो अत्यधिक होगा, गर्मी अत्यधिक होती है। यहाँ जो होता है वो गर्मी भी भैया बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि आप जानते होंगे ऐसा, क्योंकि जब बालू गर्म होता है तो वहाँ पे वातावरण जो होता है वो हीट होने लगता है, और फिर रात में भी वहाँ पे ठंड पड़ने लगता है। जैसे जैसे बालू ठंडा हो जाएगा भैया मौसम भी ठंडा होने लगता है, दिन में गर्मी हो जाता है, रात में ठंड हो जाता है। तो यहाँ तक क्या हो समझ में आ गया। और जब भाई यहाँ पे विशाल बालू का राशि के कारण, विशाल ये क्या है अभी मैं समझाऊंगा, विशाल बालूका राशि के कारण, यानी कि विशाल बालूका राशि के कारण मतलब बालू की मात्रा बहुत अधिक होने के कारण, यहाँ पे भैया मिट्टी नहीं होता है, इसलिए क्या हो जाता है कि ये भूमि जो हो जाती है हमारी ऊसर हो जाती है। ऊसर हो जाती है मतलब कि इस भूमि में फर्टिलिटी यानी कि ये भूमि जो है उपज नहीं देती है हमें, यानी कि आप इसमें कुछ भी उपजा नहीं सकते, तो इसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाती है। यानी कि ये भूमि से आप किसी भी प्रकार का क्या है कि कुछ चीज़ इसमें उपजा नहीं सकते। तो विशाल बालूका राशि के कारण यहाँ की भूमि जो होती है के कारण भूमि जो होता है मेरे भाई, भूमि क्या हो जाता है, ऊसर हो जाती है, भूमि 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 ऊसर हो जाती है। तो भूमि क्या हो जाता है, ऊसर हो जाता है। और जब भूमि ऊसर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जब भूमि ऊसर हो जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि भूमि ऊसर हो जाएगा तो पेड़ पौधे नहीं उगते, पेड़ पौधे नहीं उगते हैं, पेड़ पौधे क्या होते हैं भाई, नहीं उगते हैं, पेड़ पौधे नहीं उगते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है भाई उगता है तो पेड़ पौधों की कुछ विशेष प्रजातियां ही उगती हैं, पेड़ पौधों की कुछ विशिष्ट प्रजातियां ही क्या होती है कि उगती है। तो कुछ विशिष्ट प्रजातियां ही उगती है, यहाँ पे लिखेंगे कि कुछ विशिष्ट प्रजातियां ही उगती हैं, कुछ विशिष्ट मतलब विशेष, कुछ विशिष्ट प्रजातियां ही उगती है, कुछ विशिष्ट प्रजातियां ही उगती है। जैसा कि मेरे भाई तुम लोगों ने सुना होगा कैक्टस, नागफनी, मैंने पढ़ा भी रखा है। तो कैक्टस और नागफनी जो होता है वो तुम्हें मरुस्थल में देखने को मिल जाते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि उसे अपने आप को सर्वाइव कराने के लिए बहुत ही कम जल की आवश्यकता होती है, बहुत ही कम जल की आवश्यकता होती है। और भी डिटेल में तुम पढ़ोगे कैक्टस के बारे में हायर क्लासेस में, तो अभी जितना जानना है भाई उतना समझो कि कुछ विशेष प्रजातियां ही उगती है। और यहाँ पे भाई क्या होता है, यहाँ के निवासी भी जो होते हैं वो कुछ विशिष्ट जंतु ही होते हैं। तो यहाँ के निवासी जो होते हैं, यहाँ के निवासी जो होते हैं, यहाँ के निवासी कुछ विशिष्ट जंतु ही होते हैं, विशिष्ट जंतु ही होते हैं, विशिष्ट जंतु ही होते हैं। अब भैया ये विशिष्ट जंतु ही क्यों होते हैं, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था एडेप्टेशन क्या है, अनुकूलन। अनुकूलन के बारे में अभी तुम पढ़ोगे, एडेप्टेशन के बारे में परिवेश मैंने बता दिया। अनुकूलन मतलब क्या है कि जब तुम किसी एक एटमॉस्फेयर में रहना शुरू कर देते हो तो तुम्हारे शरीर में जो होने वाली जो भी बदलाव है, जो भी परिवर्तन है, वो अपने फिर एडेप्टेशन के अनुसार उसे क्या करने लग जाता है भैया, विकसित करने लग जाता है। जैसे तुम सराउंडिंग्स में रह रहे हो, जैसे कि मैंने क्या बताया था कि भाई कोई ठंडे प्रदेश में रहने वाला व्यक्ति है, अगर अचानक वो गर्म प्रदेश में आके रहने लग जाए तो उसकी बोलती बंद हो जाएगी, उसकी ततैया हो जाएगा। लेकिन कोई गर्म प्रदेश में रहने वाला व्यक्ति है वो ठंडे में चल जाए तो उसकी भी भाई क्या है, उसकी भी हालत खराब होनी निश्चित है। लेकिन जो व्यक्ति हमेशा सामान्य में रहता है, जो दोनों में रहता है, गर्मी में भी रह लेता है, धूप
वर्षा में भी रह लेता है, तो वो दोनों जगह में कहीं भी सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि उसका शरीर उस लायक कैपेबल हो चुका है भाई कि वो उतने ठंड और उतनी गर्मी को झेल सकता है। तो यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया होगा कि यहाँ के निवासी कुछ विशिष्ट जंतु ही होते हैं। और भाई वो जंतु जो हैं, वो विशिष्ट जंतु जो है वो कौन से जंतु हैं? तो भैया यहाँ के विशिष्ट जंतु कौन से जंतु हैं? तो विशिष्ट जंतु सबसे पहले नाम जो तुम लोग को याद आ रहा होगा मेरे भाई, ऊंट। क्या ये सही है? क्या तुम लोगों को यही नाम याद आया सबसे पहले? अब उसके बाद तो भैया हमें कुछ याद ही नहीं आ रहा। तो कुछ याद नहीं आ रहा तो मरुस्थल में भैया कुछ क्या होते हैं? मरुस्थलीय मरुस्थलीय क्या होते हैं? केकड़े होते हैं। मरुस्थलीय केकड़े होते हैं भैया, मरुस्थलीय केकड़े होते हैं जो कि मरुस्थल में ही पाए जाते हैं। और मरुस्थलीय सर्प भी होते हैं भैया, सर्प होते हैं यहाँ पे, सर्प होते हैं यहाँ पे, मकड़ियाँ होती हैं, मकड़ियाँ होती है। और भाई ऐसे ऐसे करते करते, ऐसे आपको ज़्यादा तो नहीं लेकिन कुछ कुछ एग्जाम्पल और देखने को क्या हो जाएगा कि भाई मिल जाएगा। यहाँ पे क्या आपको देखने को मिल गया? कुछ कुछ एग्जाम्पल देखने को मिल गया। तो ऐसे कुछ कुछ एग्जाम्पल आपको और देखने को मिल जाएंगे जो कि रेगिस्तान में पाए जाते हैं, क्योंकि उनका भाई हैबिट हो चुका है, या फिर प्रकृति ने उन्हें ऐसा बना दिया कि तुम्हें बहुत कम पानी में तुम सर्वाइव कर सकते हो। तो वही चीज़ आपको मरुस्थल में देखने को मिलता है, बस दैट्स इट, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इतना ही था मरुभूमि के बारे में और मरुस्थल के बारे में। अब चौथा जो आता है हमारे पास वो क्या आ जाता है? चौथा शायद ये खत्म हो गया भाई, नहीं पर्वतीय क्षेत्र है। चौथा जो आता है हमारे पास वो क्या हो जाता है? पर्वतीय क्षेत्र हो जाता है। तो पर्वतीय क्षेत्र क्या है? पर्वतीय क्षेत्र क्या है? पहले यहाँ तक नोट करो भाई, पहले यहाँ तक क्या करो? नोट करो, पहले यहाँ तक नोट करो। तो यहाँ तक हो गया है। तो भैया चौथा और लास्ट देखेंगे हम लोग, जो कि कहाँ पे पाया जाता है? जो कि पाया जाता है हमारे स्थल पे आवास के बारे में। स्थलीय आवास ये चौथा लास्ट है आपके लिए, जो कि रहने वाला है, जिसका नाम है भाई, नाम क्या है? अभी नाम भी पता चल जाएगा तुम्हें कि क्या है। बहुत सारे लोग रिलेट भी कर लेंगे भाई जो रहते होंगे। सॉरी सॉरी। हाँ तो भाई देखना यहाँ पे चौथा जो है वो क्या है? वो पर्वतीय क्षेत्र है भाई, पर्वतीय क्षेत्र। पर्वतीय क्षेत्र। अब यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र, तो भाई ये पर्वतीय क्षेत्र क्या है? तो भाई पर्वतीय क्षेत्र मतलब समझना दोस्त कि वह श्रृंखला, वह क्षेत्र जहाँ पहाड़ों की विस्तृत श्रृंखलाएं होती हैं, पहाड़ों की विस्तृत श्रृंखलाएं होती हैं, मतलब बहुत सारे पहाड़ आपको क्या होते हैं? देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि वह क्षेत्र जहाँ पहाड़ों की विस्तृत पहाड़ों की विस्तृत श्रृंखलाएं होती हैं, श्रृंखलाएं होती हैं। यानी कि वह क्षेत्र जहाँ पहाड़ों की विस्तृत श्रृंखलाएं होती हैं मेरे भाई, उसे क्या बोलते हैं? उसे पर्वतीय क्षेत्र बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? उसे पर्वतीय क्षेत्र बोलते हैं। और यहाँ जो है क्या होते हैं? घने वन होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं? घने वन होते हैं। बहुत अधिक ठंड होती है और हवा भी तेज चलती है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम
यहाँ जो होते हैं, यहाँ घने वन, यहाँ पर घने वन, अत्यधिक ठंड, अत्यधिक ठंड व तेज हवा, व तेज हवा चलती है, व तेज हवा चलती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा ऊपर में है, पहाड़ जो है वो जमीन के लेवल से ऊपर में रहता है, तो इसलिए ठंड भी भाई अधिक होता है, और घने वन भी होते हैं, और अत्यधिक ठंड भी होता है, और तेज भी हवा जो होती है भाई वो क्या होता है, वो भी तेज चलता है, वो भी तेज चलता है। अब जैसे जैसे हम लोग पर्वतीय क्षेत्र पे चढ़ते जाते हैं, ऊपर बढ़ते जाते हैं, तो वन क्या होते जाता है, सघन होते जाता है। वन सघन होते जाता है मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं वो धीरे धीरे डेंस होने लगते हैं, यानी कि डेंस होने लगते हैं मतलब उनकी संख्या धीरे धीरे नजदीक होने लगती है। तो ऊपर जैसे चढ़ने लगते हैं हम लोग, वन धीरे धीरे क्या होने लग जाते हैं, सघन होने लग जाते हैं। वन क्या होने लग जाते हैं, सघन होने लग जाते हैं। और जो होता है कि पर्वतीय वाले कुछ क्षेत्र में जो होते हैं, ऊंचाई वाले कुछ पर्वतीय क्षेत्र में, जो पर्वतीय क्षेत्र ज़्यादा ऊंचाई पे रहता है, वहाँ पे कभी कभी हिमपात भी होता है। हिमपात मतलब शिशिर ऋतु जो होता है हमारा, शिशिर ऋतु यानी कि शीतकाल में हिमपात भी होता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट को और लिखेंगे हम लोग कि कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में, कि कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में शिशिर ऋतु में, शिशिर ऋतु में, कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में शिशिर ऋतु में, भैया शिशिर ऋतु को क्या कहा जाता है, शीतकाल कहा जाता है। शिशिर ऋतु में हिमपात भी होता है, हिमपात भी होता है, हिमपात भी होता है। हिमपात भी क्या होता है, हिमपात भी होता है, हिमपात भी होता है। और भाई कि शिशिर ऋतु को क्या बोलते हैं, शिशिर ऋतु को बोलते हैं, शिशिर ऋतु को बोलते हैं भैया शीतकाल, 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 शिशिर ऋतु, शीतकाल। तो शीतकाल में क्या होता है इसमें, कि यहाँ पे क्या होता है कि हिमपात भी होता है, हिमपात भी होता है। और भाई यहाँ पे जो होता है पर्वतीय क्षेत्रों में जो होता है, यहाँ पे क्या होता है, पौधों और जंतुओं की अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। कहाँ पे, तो पर्वतीय क्षेत्रों में। पर्वतीय क्षेत्रों में यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पौधे, यहाँ पौधे व जंतुओं की, तो यहाँ पे पौधों व जंतुओं की अनेक प्रजातियां होती है, अनेक प्रजातियां होती है, जंतुओं की अनेक प्रजातियां होती है, अनेक प्रजातियां, अनेक प्रजातियां क्या होती है, अनेक प्रजातियां होती है। तो यहाँ तक ठीक है, यहाँ पौधे और जंतुओं की अनेक प्रजातियां होती है। तो ये था हमारा जो था पर्वतीय क्षेत्र के बारे में, कि वह क्षेत्र जहाँ पहाड़ों की विस्तृत श्रृंखलाएं होती है, और यहाँ घने वन, अत्यधिक ठंड और तेज हवा चलती है। कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में शिशिर ऋतु यानी कि शीतकाल में हिमपात भी होता है, जो अधिक ऊंचाई पर होता है। जो क्या होता है, अधिक ऊंचाई पे होता है जो पर्वतीय क्षेत्र, वहाँ पे हिमपात भी देखने को आपको मिलता है। यहाँ पौधे और जंतुओं की अनेक प्रजातियां होती है। तो इतना ही पढ़ना था हमें पर्वतीय क्षेत्रों के बारे में भाई। यहाँ तक नोट करो, यहाँ तक नोट डाउन करो, यहाँ तक मेरे भाई नोट डाउन करो, यहाँ तक नोट डाउन करो। यहाँ तक नोट डाउन करो। उसके बाद हम लोग दूसरा जो हमारा है आवास के विभिन्न प्रकार, उसमें दूसरा जो प्रकार आ जाता है भाई, वो जलीय वास स्थान आ जाता है, जलीय वास स्थान आ जाता है, या फिर जलीय आवास आ जाता है, जलीय वास स्थान या फिर जलीय। पहला क्या था, पहला था कि
स्थल पर रहने वाले और दूसरा क्या है, जल पे रहने वाले। तो जीव जो दो ही जगह रहते हैं, या तो स्थल पे रहेंगे या फिर जल में रहेंगे। जैसे मछलियाँ क्या होती है भैया, जल में रहती हैं, वो स्थल पे तो नहीं रह सकती। कहावत आपने पढ़ा होगा, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। तो जैसे आप उसको बाहर निकालते हैं टे बोल के वो चली जाएगी, तो भैया उसको बाहर नहीं निकालना है, उसको जल में ही रहने देना है। समझ में आ रहा है? तो जल में ही उसको रहने देना है। तो यहाँ पर मैं मिटाऊं, तो दूसरा जो है भाई वो क्या है, वो है ओहो, दूसरा है भैया जलीय वासस्थान। जलीय वास स्थान या फिर आवास। तो भाई जलीय वास स्थान या फिर आवास क्या है, जल में पाए जाने वाले जीवों का वास स्थान जो होता है, जल में पाए जाने वाले जीवों का वास स्थान, ध्यान से सुनना, जल में पाए जाने वाले जीवों का वास स्थान जलीय वास स्थान या फिर जलीय आवास कहलाता है। तो भाई जो जीव जल में पाया जाएगा, तो जल में पाए जाने वाले, जल में पाए जाने वाले जीवों का, जल में पाए जाने वाले जीवों का, जल में पाए जाने वाले जीवों का वास स्थान, ओहो, जल में पाए जाने वाले जीवों का वास स्थान क्या कहलाता है भैया, वास स्थान, जलीय वास स्थान, जलीय जलीय वास स्थान या आवास कहलाता है। तो जल में पाए जाने वाले जीवों का जो वास स्थान होता है वो जलीय वास स्थान या फिर क्या कहलाता है, या फिर जलीय आवास कहलाता है। जलीय आवास कहलाता है, जलीय आवास कहलाता है। और भाई वो जीव जो जलीय वास स्थान में रहते हैं या फिर जलीय आवास में रहते हैं, इसके निवासी क्या कहलाते हैं, यानी कि जलीय वास स्थान या फिर जलीय आवास में रहने वाले जीव जो होते हैं, तो भैया इसके निवासी जो कहलाते हैं, इसके निवासी जो होते हैं, इसके निवासी जो होते हैं वो क्या होते हैं, इसके निवासी जलीय कहलाते हैं, इसके निवासी जलीय कहलाते हैं। और भैया जलीय को ही इंग्लिश में हम लोग एक्वेटिक बोलते हैं, एक्वेटिक, तो एक्वेटिक हैबिटेट बोलेंगे इसे। तो इसके निवासी जलीय कहलाते हैं भैया, जलीय कहलाते हैं, जलीय कहलाते हैं, जलीय कहलाते हैं। तो इसके निवासी क्या कहलाएगा भैया, इसका निवासी जो होगा वो जलीय कहलाएगा, इसका निवासी क्या होगा, जलीय कहलाएगा। और भाई जलीय वास स्थान को, जलीय वास स्थान जो है हमारा, इसे दो भागों में बांटा गया है। जलीय वास स्थान जो है इसे दो भागों में बांटा गया है, इसे दो भागों में, अरे भाई साहब ये क्यों हो रहा है ऐसा। जलीय वास स्थान जो होता है उसे दो भागों में क्या किया गया है, विस्तृत किया गया है, दो भागों में बांटा गया है। तो पहला जो है मेरे भाई वो आपके सामने देखने को मिल जाता है, पहला जो है वो है मृदु जलीय वास स्थान, मृदु जलीय वास स्थान, मृदु जलीय वास स्थान, वास स्थान। और दूसरा जो है भाई वो दूसरा जो है वो है वो है समुद्री वास स्थान, समुद्री वास स्थान, समुद्री वास स्थान, समुद्री वास स्थान। वो क्या है मेरे भाई, तो यही दो है, जल यानी कि जल में पाए जाने वाले जीवों का वास स्थान जलीय वास स्थान या आवास कहलाता है। और इसके जो जीव होते हैं यानी कि जलीय वास स्थान में रहने वाले जो भी जीव होते हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे
जलीय जीव कहते हैं, यानी कि एक्वेटिक एनिमल कहते हैं। और भैया जलीय वास स्थान को दो भागों में बांटा गया है। पहला जो है मृदु जलीय मतलब मीठा जल कहते हैं उसे, और समुद्री जलीय समुद्री वास स्थान जो जीव समुद्र में रहते हैं उसे खारा, समुद्री जल को खारा जल भी कहते हैं। तो यहाँ तक हो गया भाई। तो क्या मैं इसे मिटा दूं? हो गया तो क्या मिटा दूं? थोड़ा सा पानी पी लेता हूं यार। हो गया भाई, हो गया है। तो भैया अब इसे मिटा देते हैं, ठीक है। मृदु जलीय वास स्थान, अब क्या बोलेंगे भाई? मृदु जलीय वास स्थान, मृदु जलीय वास स्थान। तो पहला जो लगाएंगे कि मृदु जलीय वास स्थान क्या है। मृदु जलीय वास स्थान क्या है? तो मृदु जलीय, मृदु जलीय वास स्थान, मृदु जलीय वास स्थान। तो मृदु जलीय वास स्थान मतलब मृदु जल, मृदु जलीय वास स्थान मतलब मृदु जल, मृदु जल, मृदु जल भैया इसी को बोलते हैं हम लोग मृदु जल, मृदु जल यानी कि अलवणीय जल इसे कहते हैं। इसमें लवण नहीं होता मेरे दोस्त, लवण जो होता है उसमें वो जल आपको खारा लगेगा। समुद्री जल को लवणीय जल कहते हैं। तो मृदु जल अलवणीय जल, इसे अलवणीय जल कहते हैं। यानी कि मृदु जल, जैसे कि मृदु जल कहाँ होता है? तो नदी में हो गया, नदी, तालाब, झील, नहर, नाले। तो मृदु जल जो कि नदी में हो गया आपका, नदी हो गया, तालाब हो गया, तालाब हो गया, नदी हो गया, तालाब हो गया, तालाब हो गया नहर, नाले हो गए आपके, नहर, नाले। तो इसमें जो जीव रहते हैं उसी को भैया बोलते हैं मृदु जलीय जीव। इसमें जो जीव रहते हैं उसी को क्या बोलते हैं? मृदु जलीय जीव। यानी कि वह जीव जो मृदु जल यानी कि अलवणीय जल, जैसे कि नदी, तालाब, नहर, नाले और झील में रहते हैं। मृदु जल नदी, तालाब, नहर, नाले, झील में रहने वाले जीव, झील में रहने वाले जो जीव होते हैं, रहने वाले जीव क्या कहलाते हैं मेरे भाई? रहने वाले जीव मृदु जलीय, मृदु जलीय जीव कहलाते हैं। मृदु जलीय, मृदु जलीय जीव कहलाते हैं, मृदु जलीय जीव कहलाते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं भैया? इसी को कहते हैं मृदु जलीय जीव, मृदु जलीय जीव। अब भाई मृदु जलीय जीव जो है वो क्या है? तो मृदु जलीय जीव का उदाहरण जो है वो भाई क्या है? तो अभी उसको भी देखेंगे हम लोग। तो मछलियाँ जो है आपको समुद्र में भी देखने को मिल जाती है और नदी में भी देखने को मिल जाती है। तो कुछ मछलियाँ मृदु जल में भी रहती है और कुछ मछलियाँ जो है वो समुद्री जल में भी रहते हैं, जिसे कि खारा जल भी कहते हैं। तो मछलियाँ हो गया, मछलियों की कई प्रजातियाँ हो गई। और भैया जलीय पक्षी हो गया। तो ये क्या है? मछलियाँ हो गई, मछलियाँ, ठीक है। इसकी कई प्रजातियाँ हो गई भैया, मछलियों में कई प्रजातियाँ होती। तो कई प्रजातियाँ हो गया। अब क्या है? जलीय पक्षी है, जलीय पक्षी है हमारे पास, जलीय पक्षी है, जलीय पक्षी है भैया, जलीय पक्षी है। अब हमारे पास जो आता है वो आ जाता है कई अन्य जंतु जो है वो क्या होते हैं? मृदु जल में रहते हैं और छोटे छोटे पौधे। तो अन्य जंतु, अन्य क्या हो गया? अन्य जंतु, कई अन्य जंतु और छोटे पौधे। तो छोटे छोटे पौधे जो होते हैं वो क्या होते हैं भाई? वो क्या होते हैं? वो आपको देखने को मिल जाते हैं मृदु जल में। वो आपको क्या हो जाते हैं? देखने को मिलते हैं मृदु जल में। और भैया मृदु जल को ही तो क्या कहते हैं? मृदु जल को
मृदु जल को, मृदु जल को क्या कहा जाता है मेरे भाई? तो मृदु जल को मीठा जल भी कहा जाता है। नाम से ही क्लियर होना चाहिए, मृदु जल मतलब मृदु मतलब मीठा। तो मृदु जल को मीठा जल कहा जाता है, मीठा जल कहा जाता है, जल कहा जाता है। तो मृदु जल को मीठा जल कहा जाता है। तो यहाँ तक तुम्हें क्लियर है, यहाँ तक तुम्हें क्लियर है मेरे भाई, तो यहाँ तक तुम्हें क्लियर है, तो इसे नोट करो। यानी कि मेन मकसद ये था मेरा मृदु जल समझाने का कि मृदु जल मतलब क्या होता है? मीठा जल होता है। तो मृदु जल जो होता है अलवणीय जल होता है, जब मीठा होगा तो अलवणीय होगा। नदी, तालाब, नहर, नाले और झील में होते हैं मृदु जल, इन्हीं जगह पाया जाता है। में रहने वाले जीव यानी कि अलवणीय जीव यानी कि मृदु जल में रहने वाले जीव जो होते हैं उसे क्या कहते हैं भैया? उसे मृदु जलीय जीव कहते हैं। मृदु जलीय जीव के उदाहरण मछलियां हो गई भाई, मछली रहता है मृदु जल में, उसकी कई प्रजातियां रहती हैं मृदु जल में। जलीय पक्षी हो गया, अन्य जंतु हो गया, और कई ऐसे अन्य जंतु हैं जो कि मृदु जल में रहते हैं। छोटे छोटे पौधे हो गए, आप देखना कभी नदी में तो आपको पौधे दिख जाएंगे पानी के अंदर। मृदु जलीय में मृदु जल को मीठा जल कहते हैं, और मृदु जल को क्या कहा जाता है? कि मीठा जल कहा जाता है। तो आपके लिए ये भी एक भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके लिए ये भी क्या है? एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ तक इसे नोट करो, यहाँ तक इसे नोट करो। दूसरा जो आ जाता है हमारा, वो समुद्री वासस्थान हमारे सामने देखने को मिलता है। वो क्या हमारे सामने देखने को मिलता है? तो समुद्री वासस्थान देखने को मिलता है। समुद्री वासस्थान हमें देखने को क्या होता है? मिलता है। समुद्री वासस्थान हमें क्या होता है? देखने को मिलता है। तो समुद्री वासस्थान हमें देखने को मिलता है। तो दूसरा हेडिंग लगाएंगे भाई समुद्री वासस्थान। क्या लगाएंगे? समुद्री वासस्थान, समुद्री वासस्थान, समुद्री वासस्थान लगाएंगे। दूसरा हेडिंग जो लगाएंगे हम लोग समुद्री वासस्थान लगाएंगे। समुद्री वासस्थान लगाएंगे। दूसरा हेडिंग जो होगा हमारा वो होगा भैया समुद्री वासस्थान। दूसरा इसी में जो होगा वो समुद्री वासस्थान होगा। और ये सभी किसमें है? जलीय वासस्थान में। तो समुद्री वासस्थान, समुद्री तो भाई समुद्री वासस्थान। समुद्री वासस्थान किसे बोलते हैं मेरे दोस्त? समुद्री वासस्थान। तो समुद्री वासस्थान यानी कि समुद्र के जल को लवणीय जल बोलते हैं क्योंकि यह खारा होता है। यानी कि समुद्र के लवणीय जल में रहने वाले जो जीव होते हैं उसे क्या कहते हैं भैया? समुद्री जीव कहते हैं। तो समुद्र के लवणीय जल में रहने वाले जीव क्या कहलाते हैं? समुद्री जीव कहलाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि समुद्र के लवणीय जल में, समुद्र के लवणीय जल में रहने वाले जो जीव होते हैं, रहने वाले जीव वो क्या कहलाते हैं? तो समुद्र के लवणीय जल में रहने वाले जीव भैया वो समुद्री जल जीव कहलाते हैं, समुद्री जीव कहलाते हैं, समुद्री जीव कहलाते हैं। तो समुद्री वासस्थान है इसलिए समुद्र में रहने वाला जीव जो कहलाएगा वो समुद्री जीव कहलाएगा। तो यहाँ पर जो समुद्री जीव है वो आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है? यहाँ पर जो भैया देखने को मिल सकता है हमें वो क्या क्या देखने को मिल सकता है? मछलियाँ हो गई आपकी, फिर से एक बार मछलियाँ जो कि दोनों जगह पाई जाती है, ये तो क्लियर हो गया होगा तुम्हें भाई कि दोनों जगह मछलियाँ पाई जाती है। और इसकी कहीं प्रजातियाँ होती हैं तो अलग अलग प्रजातियाँ इसमें क्या होती है कि पाई जाती है। तो मछलियाँ जो है वो आपको मृदु जल में भी देखने को मिल जाएगा और इसमें भी देखने को मिल जाएगा, यानी कि समुद्र के जल में भी देखने को क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। अब इसमें कुछ और भी होते हैं जिसे कि स्क्विड कहते हैं। इस कहाँ गया भाई? जिसे कि स्क्विड कहते हैं, स्क्विड कहते हैं। तो स्क्विड हो गया, मछलियाँ हो गया, और भाई क्या है हमारे सामने? ऑक्टोपस है, ठीक है, ऑक्टोपस है। ऑक्टोपस को आप लोगों ने शायद देखा होगा किताब में। ऑक्टोपस है, केकड़े हैं, केकड़े हैं,
केकड़े हैं। तो ऑक्टोपस हो गया, ऑक्टोपस में कितने होते हैं? 8 हाथ पैर होते हैं, 8 हाथ पैर होते हैं। ऑक्टोपस, केकड़े, केकड़े, डॉल्फिन, व्हेल, भैया डॉल्फिन हो गया, व्हेल हो गया, और कई अन्य प्रकार के जंतु एवं वनस्पतियां, वो कई अन्य प्रकार की, वो कई अन्य प्रकार के, वो कई अन्य प्रकार के जंतु, जंतु, जंतु व वनस्पति, तो कई अन्य प्रकार के जंतु और वनस्पति आपको क्या हो जाते हैं? देखने को भैया मिल जाते हैं। देखने को क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं। देखने को क्या हो जाते हैं? आपको मिल जाते हैं। कहाँ? समुद्री वासस्थान में, यानी कि समुद्र के खारे जल में। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। समुद्र के लवणीय जल को खारा जल भी कहते हैं मेरे दोस्त। जैसे कि मृदु जल को मीठा जल कहते थे, उसी प्रकार समुद्र का जो जल होगा लवणीय होगा। समुद्र का जो जल होगा वो लवणीय होगा। समुद्र के लवणीय जल को, लवणीय जल को ध्यान दीजिएगा, समुद्र का जो जल है वो लवणीय है, इसलिए इसे खारा जल भी कहते हैं। समुद्र के लवणीय जल को खारा जल भी कहते हैं। खारा जल भी कहते हैं। समुद्र के लवणीय जल को खारा जल भी कहते हैं। तो यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो भाई समुद्री वासस्थान एक बार फिर से समझा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से समझना, उसके बाद लिखना, मैं समझ दे दूंगा। भाई समुद्र के लवणीय जल में रहने वाले जितने भी जीव हैं समुद्री जीव कहलाते हैं। समुद्र के लवणीय जल को में रहने वाले जितने भी जीव हैं वो समुद्री जीव कहलाते हैं। और मेरे भाई, और यहाँ पे क्या है कि समुद्र में रहने वाले जितने भी जल है लवणीय, सॉरी यार फोन आ गया, गड़बड़ा गया। समुद्र के लवणीय जल में रहने वाले जीव समुद्री जीव कहलाते हैं। और जैसे कि मछलियां हो गई, कई प्रजातियां होती है मछलियों की, तो स्क्विड हो गया, ऑक्टोपस हो गया, और भैया केकड़ा हो गया, और क्या हो गया? डॉल्फिन हो गया। तो ये सभी क्या है? डॉल्फिन हो गया भाई, डॉल्फिन हो गया, तो व्हेल हो गया, और कई अन्य प्रकार के जंतु भी होते हैं। सारे एग्जाम्पल में लिख पाना पॉसिबल नहीं है। और वनस्पति हो गया। भाई समुद्र के लवणीय जल को, लवणीय मतलब लवण होता है इसमें, तो इसी वजह से इसको खारा जल भी कहते हैं। तो यहाँ तक मेरे भाई नोट करो, यहाँ तक क्या करो? नोट करो, यहाँ तक आप नोट करो, यहाँ तक आप नोट करो। यहाँ तक क्या करो? यहाँ तक क्या करो भाई? नोट करो। यहाँ तक क्या करो? नोट करो। तो आपका हो गया है। तो यहाँ तक आज हम लोग यहीं तक रखेंगे भाई। लेक्चर भी लंबा हो चुका है थोड़ा, और हम लोग जो है कि अगले लेक्चर में अनुकूलन के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक हो गया है। तो जाते जाते हम लोग एक धमाकेदार शायरी हो जाएगी आपके लिए, फिर हम लोग चलेंगे। तो एक शायरी धमाकेदार सी हो जाए, उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे। कि धोखा मिला था जब प्यार में हमें, तो जिंदगी में उदासी छा गई। धोखा मिला था जब प्यार में हमें, तो जिंदगी में उदासी छा गई। सोचा था छोड़ देंगे प्यार करना, पर आज मोहल्ले में दूसरी आ गई। तो भाई चलिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए,
और रिवीजन पूरा करके रखिएगा। 6 की भी क्लासेस चलती रहेंगी, ऐसा नहीं है कि मैं 9th पढ़ा रहा हूँ तो आपकी क्लासेस बंद होगी। लेकिन हाँ, थोड़ा सा वीडियो गैप हो सकता है भाई, क्योंकि लोड है हमारे ऊपर भी, मेरे ऊपर भी, खुद का भी काम करना होता है, अपना भी देखना होता है और आप लोगों का भी क्लास लेना पड़ता है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, सुपर सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके बच्चों, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। वीडियो को पूरा देखिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और लाइक कर दीजिएगा, और आपको जो भी दिक्कत आए कमेंट में कर दीजिएगा। और आपके जो भी भाई बहन हैं, आप जो भी पढ़ रहे हैं, आपके साथ जो भी आपके दोस्त हैं, उनके साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, सी यू सुपर सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बच्चों लव यू, बाय बाय, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।